हेलो स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल जेएसबी मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.2। प्रश्नावली 1.2 शुरू करने से पहले देखते हैं एक प्रमेय के बारे में है जिसका यूज प्रश्नावली के 1.2 के क्वेश्चन में होना है। तो प्रमेय हमारी क्या कहती है वो देख लेते हैं कि मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। p कैसी है? एक अभाज्य संख्या है। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। तो मैं आपको बता दूं इस प्रमेय का कहने का मतलब क्या है कि अगर p a स्क्वायर को विभाजित करती है, p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी जहां a एक कैसी है? धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक कौन सी संख्या होती हैं? जो 1 से लेकर 1 2 3 गिनती वाली संख्या, जो धन वाली संख्या है वो सभी क्या कहलाती हैं? धनात्मक पूर्णांक। अगर इनमें हम माइनस लगा देंगे तो क्या हो जाएगी? ऋणात्मक पूर्णांक। लेकिन यहां पे किसकी बात की है? धनात्मक पूर्णांक की। तो धनात्मक पूर्णांक कौन सी होती हैं? 1 2 3 4 5 6 प्लस वाली संख्या सभी कैसी होते हैं? अनंत तक धनात्मक पूर्णांक। अभाज्य संख्याएं आप जानते हैं क्या? 2 3 5 7। तो मान लीजिए कि हमने ले ली एक दो एक अभाज्य संख्या है और हमने दो ले लिया अभाज्य संख्या, और अगर दो 16 को डिवाइड करेगा या दो 16 को विभाजित करेगा तो दो फिर 4 को भी विभाजित करेगा। ये हमारा प्रमेय का कहने का मतलब है। अगर कोई संख्या जैसे दो अगर 16 को विभाजित करेगी तो दो 4 को भी करेगी। देखो 2 8 16 और 2 दूनी 4। एक और उदाहरण देख लेते हैं कि अगर कोई संख्या 3 अभाज्य ले ली हमने, फिर इसके बाद अगर 3 36 को विभाजित करती है, 3 36 को विभाजित करती है तो फिर 3 6 को भी विभाजित करेगी। और यहां पे जो 16 है और 36 है, इसका मतलब क्या है? ए स्क्वायर के बराबर वैल्यू ये है, ये भी ए स्क्वायर के बराबर है, और ये किसके बराबर है? ए के बराबर। और यहां से देखेंगे ये ए के बराबर। यानी कि अगर कोई संख्या दो एक अभाज्य संख्या है वो 16 को डिवाइड करेगी तो वो 4 को भी डिवाइड करेगी। इसी प्रकार तीन, एक और उदाहरण ले लिया हमने, तीन अगर 36 को डिवाइड करेगी तो 3 6 को भी करेगी। इस प्रमेय का कहने का मतलब ये है। इस प्रमेय का यूज जो होगा वो प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन में 1.2 जो है उसके प्रश्न में होना है। तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि ये प्रमेय क्या कहना चाहती है। अगर p a स्क्वायर को विभाजित करेगी तो p a को भी विभाजित करेगी। अब देखते हैं प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न क्रमांक 1। प्रश्न क्या है कि जैसे सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह के प्रश्न में हम क्या करेंगे कि इसके जस्ट उल्टा मान लेंगे। जैसे इसमें पूछा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक कैसी है? अपरिमेय संख्या है। तो हम मान लेंगे कि √5 एक कैसी है? परिमेय संख्या है। हल माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक कैसी है? परिमेय संख्या है। हमने मान लिया कि √5 एक कैसी है? परिमेय है, अपरिमेय नहीं। कैसी है? परिमेय संख्या है। जब √5 एक परिमेय संख्या है तो इसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसे p/q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। और अपरिमेय क्या होती है जिसे p/q की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते? जैसे रूढ़ वाली संख्या होती है 2 3 5 7, ये 11 रूढ़, ये सभी कैसी होती है? अपरिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या इसको हमने मान लिया तो p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ पे एक विशेष चीज ध्यान रखना है आपको, जैसे p/q की फॉर्म में लिखेंगे तो p और q क्या होंगे? दो पूर्णांक होंगे और q बराबर नहीं होगा 0 के। ये परिमेय संख्या में पिछली कक्षा में आपने पढ़ा होगा, लेकिन थोड़ा मैं आपको यहाँ पे और समझा देता हूं। जैसे सारी की सारी जो संख्या होती हैं परिमेय संख्याएं पूर्णांक संख्याओं के भाग लगाने से होती हैं, या पूर्णांक संख्या का जो हम बट्टे में रखेंगे तो हमें परिमेय संख्या मिलती है। जैसे हमने लिख लिया 2/7, तो ये कैसी है? माइनस के 2/7 लिख लिया। ये कैसी है? परिमेय संख्या। माइनस के 2 भी पूर्णांक है और 7 भी पूर्णांक है। और पूर्णांक संख्या कौन सी? यानी कि माइनस अनंत से लेके और प्लस अनंत तक सारी की सारी संख्या कैसी होती हैं? पूर्णांक होती हैं। जैसे
जीरो से चलेंगे, 0 1 2 3 डॉट डॉट करके। फिर इसके बाद यहाँ पे इस तरफ वाली संख्या माइनस में होती है, -2 -3, यानी कि डॉट डॉट करके माइनस के अंत तक। तो सभी संख्या कैसी होती है, माइनस और प्लस वाली, ये सभी की सभी क्या कहलाती हैं, पूर्णांक संख्या। जब इनको हम बट्टे में रखेंगे, जैसे हमने ले लिया कि 5 ले लिया, बट्टे में 4 ले लिया, तो ये कैसी हो गई, ये भी पूर्णांक और ये भी पूर्णांक, ये दोनों पूर्णांक मिलके ये क्या बन गई, परमेय संख्या, अंश बट्टे हर। तो पी और क्यू क्या होंगे, यहाँ पे पूर्णांक होंगे, और क्यू बराबर नहीं होगा जीरो की, क्योंकि क्यू के बराबर जीरो क्यों नहीं ले सकते हम, क्योंकि अगर क्यू की यहाँ पे अंश बट्टे हर या क्यू के बराबर में जीरो ले लेंगे तो इसका मतलब ये है कि वो संख्या क्या बन जाएगी, इन्फिनिटी। अगर मान के चलो कि किसी संख्या में 2 है, इसको हम अगर नीचे 2 ले लेंगे तो फिर वो क्या बन जाएगी, अनंत। गुणा का एक नियम होता है, जैसे 2 का गुणा करेंगे जैसे 0 से, उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं, जैसे 0, अगर 0 बट्टे अगर 2 हो गया तो इसका मतलब है 0, यानी कि इसके साइड में होगा तो 0, वो सर पे बैठ, अगर 0 सर पे बैठ गया तो 0, अगर नीचे 0 लग गया तो यानी कि क्या हो जाएगी, अनंत। इसलिए क्यू के बराबर कभी हम 0 नहीं लेते। तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा। अब एक शब्द इसमें और होगा, जैसे सहभाज्य। तो सहभाज्य क्या होगा, ऐसी संख्या जिसमें या तो एचसीएफ कॉमन होगा इनका, या फिर इनमें इस कॉमन एक के अलावा कुछ नहीं होगा। जैसे 2 और 5 ये कैसी हैं, सहभाज्य हैं, इनमें कुछ आपको कॉमन दिखाई दे रहा है, नहीं। जैसे फिर 3 और 5 ये भी कैसी हैं, सहभाज्य। 7 और 9 ये कैसी हैं, सहभाज्य। कई संख्याएं सहभाज्य, क्यों, इसमें कुछ कॉमन दिखाई दे आपको, नहीं। तो इसलिए ऐसी संख्या जिसमें जिसका एचसीएफ 1 हो, या फिर जिसमें कॉमन एक के अलावा कुछ नहीं हो, तो ऐसी संख्या क्या कहलाती हैं, सहभाज्य। और पूर्णांक संख्या कौन सी होती है, माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक जो सभी संख्या माइनस प्लस वाली, वो क्या कहलाती है, पूर्णांक। जब पूर्णांक संख्याओं को हम बट्टे में रखेंगे तो क्या प्राप्त होती है, परमेय संख्या। तो परमेय संख्या, हमने अगर √5 को परमेय संख्या मान लिया तो इसमें क्या करेंगे, माना इसको लिखेंगे √5 बराबर पी बट्टे क्यू, यानी इसे हम पी बट्टे क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको लिखना जरूरी है। क्या लिखेंगे, यहां पी व क्यू सह अभाज्य पूर्णांक हैं, सह अभाज्य पूर्णांक हैं, पूर्णांक हैं, तथा क्यू बराबर 0 नहीं ले सकते। ठीक है भैया। जब यहां से हमने √5 के पी बट्टे क्यू बराबर मान लिया, तो इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें 1 होगा बट्टे में, तो इसका गुणा करेंगे तो ये क्या आएगा, यानी कि √5 और गुणा क्यू बराबर पी। अब क्या करेंगे, हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, या दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 5 का अगर वर्ग करेंगे √5 का तो क्या आ जाएगा 5, और क्यू का करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर, और बराबर क्या हो जाएगा, पी का वर्ग पी स्क्वायर। हो गया दोनों तरफ वर्ग। √5 का अगर वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, क्योंकि इसे वर्गमूल से, वर्ग से अंडर इसका हट जाएगा, तो क्यू स्क्वायर क्या होगा, और यहाँ पे क्या होगा, पी स्क्वायर। अब देखो यहां से हम क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बट्टे में 5, इसको मैंने इसके भाग में पहुंचा दिया, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बट्टे 5। अब ये निकल के आया, इसको हम मानेंगे समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। अब आपको मैंने प्रमेय पढ़ाई थी कुछ देर पहले, वो आपको याद आ रही होगी कि अगर कोई, जैसे p एक अभाज्य संख्या है, अगर p ए स्क्वायर को विभाजित करेगी तो ए को भी विभाजित करेगी। अब मान लो कि 5 पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है यहां पे, तो यानी कि प्रमेय के अनुसार 5 पी को भी विभाजित करेगा। तो वही लाइन हमें यहां पे लिखनी है, क्या लिखनी है, अतः पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, विभाजित है, तो क्या भैया, P भी 5 से विभाजित होगा, P भी 5 से विभाजित होगा।
तो P भी कैसा होगा, 5 से विभाजित होगा अगर P 5 से विभाजित होगा तो यानी कि P बट्टी में क्या होगा, 5। और जो विभाजित करने के बाद जो संख्या निकल के आएगी वो भी तो पूर्णांक होगी, तो हमने इसको मान लिया K1 पूर्णांक। क्या मान ली भैया, K1। आप चाहो तो C1 भी मान सकते हो। यहां पर K1 क्या है, K1 बराबर क्या है, पूर्णांक। K1 क्या है, यहां पे एक पूर्णांक संख्या है। तो जब इसको P बट्टे 5 को K1 इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, P बराबर 5K। यहाँ पे P का गुणा यहाँ पे होगा तो क्या हो जाएगा, जब P यहाँ पे बट्टी में 1 मानेंगे ना इसके, तो P और इसका 5 K1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5K1। तो यहां से जो निकल के आएगा वो क्या है, समीकरण नंबर 2। इसको हम क्या बोलेंगे, समीकरण नंबर 2। P बराबर 5K1। समीकरण 2 से P की वैल्यू समीकरण 1 में रख देंगे तो हम लिखेंगे P का मान यहां लिखेंगे P का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो भैया, 1 में रखेंगे यानी 1 में क्या है, यहां पे क्यू स्क्वायर बराबर, 1 में क्या है, क्यू स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बट्टे 5। तो क्यू स्क्वायर बराबर, अब देखो यहां से P स्क्वायर, तो P स्क्वायर और P की वैल्यू क्या है, 5K1। तो 5K1 का स्क्वायर हो जाएगा यहां पे, तो यहां पे लिखेंगे 5K1 का स्क्वायर बट्टे में 5। जब इसका वर्ग करेंगे तो क्या होगा, 5 यानी कि 5 का वर्ग 25, तो 25K स्क्वायर। तो यहां से क्यू स्क्वायर के बराबर जो निकल के आएगा वो क्या होगा, 25K1 स्क्वायर और बट्टे में 5। जब इसको 5 से 25 को काटेंगे तो क्या आएगा, यहां से क्यू स्क्वायर बराबर 5K1 स्क्वायर, यहां से इसको काटेंगे 5। ठीक है, तो क्या निकल के आएगा, क्यू स्क्वायर बराबर 5K1 स्क्वायर। जब यहां से निकल के आएगा तो ये को यहाँ पे P स्क्वायर बट्टे 5 था, यहाँ पे क्यू स्क्वायर के बराबर में, और यहां से K1 स्क्वायर के बराबर निकाल लेंगे। तो यहां से K1 स्क्वायर की वैल्यू निकालो भैया, तो K1 स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बट्टे 5। अब मैंने यहाँ पे क्या किया कि K1 को पहले ले लिया और इस वाले को बाद में पहुंचा दिया, इसलिए यहाँ पे जो सॉल्व होके जो आएगा वो क्या आएगा, क्यू स्क्वायर बट्टे 5। कैसे, देखो थोड़ा सा देख लो आप। जैसे अगर 5K1 स्क्वायर, इसको ऐसे भी क्यू स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों बराबर में। अगर K1 की वैल्यू यहां से हम निकालेंगे तो ये क्या होगा, इसके भाग में चला जाएगा, तो ये क्या होगा, क्यू स्क्वायर बट्टे में 5। इसलिए मैंने यहां से डायरेक्ट ये कर दिया कि K1 स्क्वायर बराबर क्या निकल के आया, क्यू स्क्वायर बट्टे में 5। अब इसको हम दे लेंगे समीकरण नंबर, यहां पर 2 हो गया, 3 दे लेंगे इसको। इसका जो नाम देंगे वो क्या देंगे, समीकरण नंबर 3। अब देखो भैया, समीकरण 1 में जो कंडीशन बनी थी वही सेम टू सेम यहां पे बन चुकी है। अगर 5 की स्क्वायर को विभाजित करेगा या फिर क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित होगा तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा। तो यहां पर भी हमें यही लिखना है, लाइन में क्या लिखना है, अतः क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, तो Q भी 5 से विभाजित होगा, Q भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है। अब भैया अगर Q 5 से विभाजित होगा, यहां पे देख लेंगे हम, अगर Q 5 से विभाजित होगा तो इसके बराबर में जो पूर्णांक संख्या निकल के आएगी उसको मैंने मान लिया K2। यहाँ पे Q 5 से विभाजित होगा तो इसके जो बराबर निकल के आएगी वो संख्या मैंने इसको K2 मान लिया। तो यहाँ पे लिखेंगे माना, और चूंकि K2 क्या है, यहाँ पे ये भी क्या है, पूर्णांक है,
K1 भी क्या था, पूर्णांक था, और ये भी क्या है, पूर्णांक। लिख लो यहां पे चाहो तो आप, है ठीक। जब यहां से हम इसको गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई या गुणा इसका करेंगे, तो क्या होगा, Q बराबर 5K2। Q का यहां पे किया तो Q आ गया और आएगा, और 5 का अगर K2 से करेंगे तो 5K2, यानी कि 5K2 ये निकल के आ गया। तो ये जो निकल की आई संख्या, उसको हमने, या इसको इक्वेशन यानी कि समीकरण नंबर, इसको 4 दे लिया। जो निकल के आई इसको क्या दे लिया हमने, समीकरण नंबर 4। अब यहां पे आप एक चीज देखेंगे, समीकरण 2 में P की वैल्यू क्या है, 5K1, और Q की वैल्यू क्या है, 5K2। तो आप एक बात बताओ भैया कि P और Q हमने क्या माना था, पूर्णांक माना था, सहभाज्य पूर्णांक माना था। अब इसमें 5, इसमें दोनों में आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, 5। मैं आपको यहां बता दूं थोड़ा, 5K1 और Q बराबर 5K2। अब जो दोनों में आपको दिखाई दे रहा है वो 5 क्या है, एक कॉमन फैक्टर है, यानी कि जो उभयनिष्ठ गुणनखंड इसका क्या निकल के आ गया, 5। और हमने जब हमने ऊपर मान रखा है कि P और Q सहभाज्य पूर्णांक हैं, तो भैया जो हमने माना था वो तो गलत हो चुका है। यहां पे निकल के आ रहा है इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 दोनों में, P और Q में, और हमने माना है कि P Q एक सहभाज्य पूर्णांक है। तो इसका मतलब ये है कि हमने जो माना था, या पूर्व में, या पूर्व कल्पना हमारी कैसी है, गलत है। और रूट 5 कैसी है, एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि यहां तक करने के बाद ये मानो लगभग प्रश्न सॉल्व हो चुका है। तो इसमें कुछ लाइन लिखनी है, क्या लिखनी है वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे समीकरण 2 और 4 से स्पष्ट है, समीकरण 2 व 4 से स्पष्ट है कि, यानी भैया यहां से 2 और 4 से हमने क्या देखा कि P और Q में 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो कि पूर्व कल्पना का विरोधाभास है। यानी कि हमने जो पूर्व में माना था कि रूट 5 या रूट 5 के बराबर P बट्टे Q, और P Q क्या है, सहभाज्य पूर्णांक है, और इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। लेकिन यह अतः हमारी कल्पना कैसी है, गलत है। अतः हमारी कल्पना गलत है। अगर हमारी कल्पना गलत है तो इसका मतलब यह है कि रूट 5 कैसी है, एक अपरिमेय संख्या है। अतः रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। रूट 5 कैसी है, एक अपरिमेय संख्या है। ये है इसका पूरा सॉल्यूशन, ठीक है। ये स्टेप बाय स्टेप आपको करना है। एक प्रश्न इसमें से एग्जाम में जरूर आपको देखने को मिलेगा, और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये प्रश्नावली 1.2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ऐसे ही इसमें उदाहरण हैं, जिसमें लिखा है कि रूट 2 एक कैसी है, अपरिमेय संख्या। सिद्ध कीजिए कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या, यानी रूट 2 और रूट 3 वाले भी क्वेश्चन उदाहरण में है। अगर ये वाला प्रश्न आपने सॉल्व कर लिया, इसका मतलब ये है कि रूट 2 और रूट 5 वाले सेम टू सेम इस तरीके से होने हैं। उसमें बस क्या करना है आपको, रूट 5 की जगह रूट 2 और रूट 3 करना है, और क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होगा, ठीक है। तो इसके बाद क्या करेगा, रूट 2 या रूट 3 वाला मैं आपको बता देता हूं एक बार करके, सेम टू सेम इसमें चेंज कर दूंगा, जिसे आप नोट कर लेना। फिर इसके बाद देखेंगे हम अगले क्वेश्चन में। ये लो भैया, आपके लिए बन गया उदाहरण, ये था रूट 3 वाला। ये प्रश्न है, यहां पे था 5 रूट 5 वाला, और यो मैंने इसमें से 5 वाले में से जो बना दिया है वो क्या है, 3 वाला। यानी कि आप देख लीजिए कि सेम टू सेम जो 5 वाला हुआ था, इसी प्रोसेस से ये भी प्रश्न होना है, ठीक है। तो इसमें क्या है, रूट 3 कैसी है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने माना था कि रूट 5 यानी कि रूट 3 कैसी है, यहां पे भी 3 कर लेंगे। रूट 3 एक परमेय संख्या है। अगर परमेय संख्या है तो P बट्टे Q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, और P और Q सहभाज्य पूर्णांक हैं, या Q बराबर नहीं ले सकते 0 के। रूट 3 गुणा में Q बराबर P,
दोनों तरफ अगर वर्ग करेंगे तो क्या निकल के आएगा 3q² पी स्क्वायर। अब क्यू स्क्वायर को हम निकालेंगे पी स्क्वायर बट्टे 3। यहाँ भी पी स्क्वायर देखो यहाँ पे 5 की जगह क्या आ गया 3। अब 3 अगर पी स्क्वायर को विभाजित करेगा, पी स्क्वायर 3 से विभाजित है तो पी भी 3 से विभाजित होगा। तो पी बट्टे 3 बराबर k1, यहाँ पे k1 मानना था पूर्णांक, हमने k1 पूर्णांक और p बराबर 3k1। इसी प्रकार से p का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो हमें जो प्राप्त होगा k1 स्क्वायर, और k1 स्क्वायर इसका मतलब क्या है q स्क्वायर बट्टे 3, यानी कि q स्क्वायर 3 से विभाजित होगा, होता है, विभाजित है तो q भी 3 से विभाजित होगा। तो इसमें q बट्टे 3, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम q बट्टे 3, ये भी क्या होगा q बट्टे 3, और k2 उसको पूर्णांक, यहां से q की वैल्यू क्या निकल के आएगी 3k2, p की वैल्यू 3k1 और q की वैल्यू 3k2, यानी दोनों में आपको जो दिखाई दे रहा है वो क्या है कॉमन ओवेनिस्ट गुणनखंड, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है। तो हमने लिखा है समीकरण 2 व 4 से स्पष्ट है कि P और Q में 3 एक ओवेनिस्ट गुणनखंड है जो कि पूर्व कल्पना का विरोधाभास है, अतः हमारी कल्पना कैसी है गलत है, और √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस प्रकार से ये प्रश्न हो जाते हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। इसके बाद अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। अब प्रश्न क्रमांक 2 में क्या है कि सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस के 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें क्या है कि इन्होंने क्या कुछ मिक्स करके दे दिया, जैसे 3 ये कैसी है अपरिमेय संख्या है, 2 रूट यानी 2 और गुणा में अपरिमेय संख्या की में इस मिला के ये कुछ मिक्स करके दे दिया। तो देखते हैं ये प्रश्न, तो हम इसका हल देख लेते हैं। तो हम देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन इसका क्या होगा। हल इसमें भी हम इसके जस्ट उल्टा मान लेंगे, क्या मान लेंगे कि √3 प्लस के 2√5 एक कैसी है परिमेय संख्या है। तो हम क्या करेंगे इसको मानेंगे, माना कि 3 प्लस के 2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो इसको हम क्या करेंगे कि P बट्टे Q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो 3 प्लस के 2√5 बराबर P बट्टे Q। जब इसको हमने भैया परिमेय संख्या मान लिया तो इसको हम P बट्टे Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जब P बट्टे Q की फॉर्म में लिखेंगे तो याद देखेंगे कि P और Q क्या है, यहां P वह Q सह अभाज्य पूर्णांक है, सह अभाज्य पूर्णांक है, तथा Q बराबर नहीं ले सकते हम 0। ठीक है, अब ये यहां पे अब अगर आप यहां पे गुणा करेंगे तो क्या आएगा, यहां से यहाँ पे यहाँ पे क्या √5 को सेपरेट कर लेंगे, बिल्कुल √5 को यहाँ पे सेपरेट कर लेंगे। तो पहले हम अगर 2√5 के बराबर निकालेंगे तो P बट्टे Q माइनस के 3, यानी कि 3 को उस तरफ लेके जाएंगे तो जो प्लस का था वो क्या हो जाएगा माइनस का। तो हमने क्या लिखा 2√5 बराबर P बट्टे Q माइनस के 3। जब इसको हम एलसीएम लेंगे तो क्या निकल के आएगा यहां से भैया कि Q इसका एलसीएम आएगा और P माइनस के 3Q ये आ जाएगा यहां से। ठीक है, अब इसको हम 2 को इसको गुणा में पहुंचा देंगे, हमको √5 बिल्कुल सेपरेट करना है, यहां से अलग करना है। तो P माइनस के 3Q और बट्टे में 2Q, यहां से क्या आ गया 2 मैंने इसके भाग में पहुंचा दिया। तो यहां क्या हो जाएगा √5 बराबर P माइनस के 3Q बट्टे 2Q। ठीक है, अब देखो आप यहां से देखेंगे कि P और Q क्या है पूर्णांक हैं, क्योंकि P व Q पूर्णांक है। जब P और पूर्णांक हैं तो इसका मतलब यह है कि पूर्णांक और पूर्णांक बट्टे में पूर्णांक ये क्या हो जाती है परिमेय संख्या, इसलिए P माइनस के 3Q
बट्टे में 2q, ये भी क्या होगा, पूर्णांक या फिर परमेय संख्या। तो हम लिख आएंगे p माइनस की 3 की बट्टे 2q एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। जब ये परमेय संख्या है तो इसके बराबर में ये दिया है, तो इसलिए √5 भी ये कैसी है, परमेय संख्या है। √5 भी एक परमेय संख्या है, √5 भी कैसी है, परमेय संख्या। लेकिन भैया क्या, लेकिन क्या है, लेकिन √5 हम जानते हैं √5 कैसी है, एक अपरमेय संख्या है। √5 कैसी है, एक अपरमेय संख्या है। जब यहां से ये चीज निकल के आई कि अगर p और q, p एवं q पूर्णांक हैं तो 3p माइनस के p माइनस के 3q बट्टे 2q ये क्या होंगे, पूर्णांक होंगे या परमेय संख्या होगी। तो यानी कि √5 भी एक परमेय संख्या होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, लेकिन यह कथन, भैया कौन सा कथन, जो मैंने लिखा था कि √5 भी एक परमेय संख्या है, यह कथन इस तथ्य का, इस तथ्य का, इस तथ्य का विरोधाभास है कि, इस तथ्य का विरोधाभास है कि √5 एक अपरमेय संख्या है। भैया √5 कैसी है, अपरमेय संख्या है। यानी कि यह कथन, यानी कि जो मैंने लिखा है यहां पे कि √5 भी एक परमेय संख्या है, तो लेकिन यह कथन इस तथ्य का विरोधाभास है कि √5 एक अपरमेय संख्या है। तो यानी कि हमारी कल्पना कैसी है, गलत है। और √3 प्लस के 2√5 एक कैसी संख्या है, अपरमेय संख्या है। तो हम यहां पे लाइन लिख आएंगे, अतः हमारी कल्पना, हमारी कल्पना गलत है। अतः 3 प्लस के 2√5, 3 प्लस के 2√5 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। कैसी है भैया, अपरमेय संख्या है। ये वाला जो प्रश्न है, जो इसके अलावा √2, 3 और √5 के अलावा ये सारे के सारे प्रश्न इससे जस्ट आधे में सॉल्व हो जाएंगे। तो यानी कि सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस के 2√5 एक अपरमेय संख्या है। हमने मान लिया था, माना कि √3 प्लस के 2√5 एक परमेय संख्या है। जब ये परमेय संख्या है तो इसे हम p बट्टे q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो p बट्टे q, 3 प्लस के 2√5 p बट्टे q। अब इसमें हम क्या करेंगे कि √5 को बिल्कुल सेपरेट कर लेंगे। तो यहां से 2√5 की वैल्यू p बट्टे q माइनस के 3 निकल के आई। इसका जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, p माइनस के 3q बट्टे में q, और √5 के बराबर ये इसको मैंने भाग में पहुंचा दिया। तो क्या हो गया, √5 बराबर p माइनस के 3q बट्टे 2q। p वह क्या है, पूर्णांक है। अगर ये पूर्णांक है तो p माइनस के 3q 2q बट्टे में 2q ये कैसी है, परमेय संख्या है। √5 भी फिर कैसी हो गई, परमेय हो गई। लेकिन यह कथन इस तथ्य का विरोधाभास है कि √5 एक अपरमेय संख्या है, अतः हमारी कल्पना गलत है। अतः √3 प्लस के 2√5 एक अपरमेय संख्या है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक अगला है, प्रश्न क्रमांक 3। देखो इसमें क्या है, इसमें 1, 2 और 3 तीन प्रश्न दिए हैं। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं कैसी हैं, अपरमेय संख्या हैं। तो इसमें जो फर्स्ट वाला है वो क्या है, 1/√2। तो हम इस फर्स्ट वाले को पहले देख लेते हैं। माना कि हम इसके क्या करेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन में ऐसा ही करेंगे कि इसकी जस्ट उल्टा मानेंगे। माना कि 1/√2 एक परमेय संख्या है। क्या है भैया, परमेय संख्या, परमेय संख्या है। माना
1/√2 बराबर P/Q। यहां ये लाइन सेम सब जगह लिखनी है आपको। यहां P व Q सहअभाज्य पूर्णांक हैं। पूर्णांक हैं तथा Q बराबर नहीं है 0 के। ये आपको लिखना है, ठीक है। अब इससे हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो इसमें क्या होगा कि थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि 1/√2 इसका हमें परमीकरण करना है, क्योंकि इसका परमीकरण करेंगे तभी P/Q की वैल्यू हमें, यानी कि जब P और Q अगर नहीं करेंगे तो सेम टू सेम इसके बराबर आ जाएगा। तो हमें इसका परमीकरण करना है, √2 को सेपरेट करना है यहां से। तो P/Q जब यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो देखो √2 का 1 से गुणा करेंगे तो √2 हो जाएगा, और नीचे √2 और √2 क्या हो जाएगा, यानी कि 2 और P/Q, ठीक है। अब भैया यहां √2 की वैल्यू अगर निकालेंगे, √2 बराबर, देखो इसका गुणा किसके साथ होगा, Q के साथ, ठीक है। तो इसलिए मैं यहां पे क्या डायरेक्ट कर लेता हूं, √2 बराबर 2P/Q। अब मैं आपको थोड़ा बता देता हूं कैसे। यहां पे जैसे √2 है बट्टे में 2 और P/Q, इसका अगर गुणा करेंगे तो क्या आएगा, √2 बट्टे में Q बराबर कितना होगा, P, यानी कि 2 गुणा P। 2 का अगर P से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2P। यहाँ पे अगर √2 की वैल्यू अगर सेपरेट करेंगे तो क्या निकलेगा, 2P होगा ये 5, और बट्टे में क्या हो जाएगा, Q, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहां से √2 की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ की नीचे वाला जो इसके होगा तो डायरेक्ट इस गुणा में पहुंचेगा, अगर इसके गुणा में होता वो संख्या नीचे आती, ठीक है। तो अगर √2 के बराबर यहां से वैल्यू निकल के आई, क्या निकल के आई, 2P/Q, ठीक है। अब यहां पर लिखेंगे चूंकि P व Q पूर्णांक है। कैसे हैं भैया, पूर्णांक है। PQ अगर पूर्णांक है तो यानी कि 2P/Q, ये भी PQ ये 2P भी पूर्णांक होगा और Q भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। तो यानी इसका मतलब यह है कि 2P/Q क्या है, एक परमेय संख्या है। इसलिए 2P/Q एक परमेय संख्या है। जब भैया यहां से निकल के आ गई, ये परमेय संख्या है। इसलिए √2 भी एक कैसी होगी, √2 भी एक परमेय संख्या होगी। √2 भी एक परमेय संख्या। जब यहां से 2P/Q कैसी है, परमेय संख्या है, तो इसके बराबर में यह है, तो इसका मतलब यह है कि √2 भी एक परमेय संख्या होगी। लेकिन यह कथन गलत है, यानी हम लिखेंगे यहां पे इस लेकिन में क्या लिखेंगे, लेकिन यह कथन इस तथ्य का विरोधाभास है, इस तथ्य का विरोधाभास है कि √2 एक कैसी है, अपरमेय संख्या है। √2 एक अपरमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना कैसी है, गलत है, और 1/√2 कैसी है, एक परमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना गलत है। तो फिर क्या है भैया, अतः 1/√2 एक अपरमेय संख्या है। ये सिद्ध हुआ, यानी कि प्रूव्ड।
ये कैसी है, एक अपरिमेय संख्या है। अब इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो ऐसे ही जो पहले प्रश्न थे ना √2 √3 5 √5 वाले, एक जस्ट आधे में ही सॉल्व हो जाने हैं। तो इसका सेकंड वाला क्वेश्चन है 7 √5 और थर्ड वाला क्वेश्चन है 6 प्लस के √2। तो ये जो थर्ड वाला क्वेश्चन है वो कैसे हो जाएगा, 3 प्लस के जो मैंने 2 √5 वाला बताया था ना उस प्रकार से ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है, 7 √5। इनका ये सेकंड वाला क्या है, 7 √5। सिद्ध कीजिए कि 7 √5 एक कैसी है, अपरिमेय संख्या है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इसका जस्ट उल्टा मान लेंगे कि माना कि 7 √5 एक परमेय संख्या है, तो इसे फिर P बट्टे Q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो 7 √5 बराबर P बट्टे Q, यहां P व Q सह अभाज्य पूर्णांक है, सह अभाज्य पूर्णांक तथा Q बराबर नहीं है 0, यहां से हम लिख लेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करेंगे कि √7 यानी कि √5 को बिल्कुल सेपरेट करेंगे। तो इसमें यहां से करेंगे हम सॉल्व, तो क्या हो जाएगा √5। तो इसका मतलब ये है कि ये 7Q हो जाएगा। इसके अगर नीचे संख्या होती या बट्टे में होती वो कहा जाती ऊपर गुणा में जाती, और अगर इसके गुणा में संख्या वो कहां जाएगी, इसके भाग में चली जाएगी। तो यहाँ पे 7Q हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां भी क्या है, P और Q क्या है, पूर्णांक है। P या चूंकि P व Q पूर्णांक हैं, इसलिए P बट्टे 7Q एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। इसलिए अगर ये परमेय संख्या है तो फिर √5 भी कैसी है, एक परमेय संख्या है। √5 भी परमेय संख्या है। लेकिन अब आप एक बात बताइए कि √5 एक कैसी है, अपरिमेय संख्या है। तो क्या लिखेंगे यहां पे हम, लेकिन यह कथन इस तथ्य का विरोधाभास है। लेकिन एक अपरिमेय संख्या है। शब्द हुआ भैया। तो यानी कि ये 7 √5 एक कैसी है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे P एवं Q पूर्णांक हो गए, तो P बट्टे 7Q भी एक परमेय संख्या हो जाएगी। क्यों, ये पूर्णांक ये भी पूर्णांक, दोनों बट्टे पूर्णांक पूर्णांक, इसका मतलब क्या है, ये परमेय संख्या है। तो √5 भी कैसी यहां से हो जाएगी, फिर परमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन यह कथन इस तथ्य का विरोधाभास है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहां से उल्टा प्राप्त हमें हो रहा है। तो इसका मतलब यह है कि हमारी कल्पना गलत है और 7 √5 एक कैसी है, अपरिमेय संख्या है। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक इसका थर्ड वाला। तो थर्ड वाले में क्या बोला है कि 6 प्लस के √2 ये कैसी है, अपरिमेय संख्या है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि इसको हम यहां से हटा लेंगे। सिक्स प्लस के √2 ये कैसी है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम 6 प्लस के √2 को मान लेंगे अपरिमेय बराबर। ठीक, अब यहां पे हम क्या करेंगे, √2 की वैल्यू सेपरेट कर लेंगे। यहाँ पे √2 की वैल्यू सेपरेट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर √2 बराबर P बट्टे Q और माइनस की 6। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 बराबर, ठीक है, P माइनस के 6Q, P माइनस के 6Q और बट्टे में Q। ठीक है, इसको मैं रेड पेन से इस बक्से में से कर देता हूं पैक। ठीक है, ये आ जाएगा यहां से सॉल्व करके। तो आगे क्या होगा कि इसमें जो स्टेप फॉलो होंगे वो यही होंगे, सिर्फ हमें क्या करना है, P माइनस के 6Q बट्टे Q। ठीक है, तो P Q यहां भी पूर्णांक हो जाएंगे
और यहाँ पे लिखेंगे हम p माइनस के 6 क्यू p माइनस के 6 क्यू बट्टे में q एक कैसी है, परमीय संख्या है। तो इसका मतलब यह है कि √2 भी कैसी है, एक परमीय संख्या है। लेकिन यह कथन इस तथ्य का विरोधाभास है कि √5 इसकी जगह क्या करेंगे हम, √2। √2 कैसी है, एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना गलत है। 7 यानी 6 प्लस के √2 कैसी है, एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन भैया ये हो गया इसका थर्ड वाला। अब इसके अलावा कुछ इसके उदाहरण हैं, वो भी इसी तरीके से सॉल्व होने हैं। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि √2, √3 और √5 ये जो प्रश्न हैं उनका तरीका एक बिल्कुल अलग होगा, और इसके अलावा जो सारे प्रश्न हैं इनका तरीका एक अलग होगा। अब इसी के साथ हमारी ये प्रश्नावली 1.2 ये कंप्लीट होती है, या पूरा चैप्टर ये कंप्लीट होता है। इसके बाद हम मिलेंगे अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए